माय नेम इज विशाल ट्रेहन। आई एम एस रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे जो टैरिफ्स अप्लाई किए हैं यूएस ने वेरियस कंट्रीज पे, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। तो वी विल बी मेजरली फोकसिंग ऑन कि इस टैरिफ्स का इम्पैक्ट इंडिया और चाइना में कैसे आएगा। नाउ जब भी हम किसी डेटा को स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो मेरा मानना है कि हमें स्टडी उसको एज ए सिंगल नंबर नहीं करना चाहिए। इट ऑलवेज हैज टू बी ए कंपैरेटिव बेस। सो दैट्स व्हाई मैंने दो कंट्रीज को चूज किया है, इंडिया एंड चाइना। ऐसा हम सुने तो ऐसा लगता है कि टैरिफ अप्लाई कर दिया तो बेसिकली एक नेगेटिव न्यूज है, बट जरूरी नहीं है। समटाइम्स टैरिफ्स का कुछ फायदा भी किसी सेक्टर्स को हो सकता है, किसी सेक्टर्स को नुकसान भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई कंपैरेटिव नंबर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंडिया और यूएस का टोटल ट्रेड डेफिसिट कितना है। 45.7 बिलियन। तो ये एक स्मॉल नंबर है। जबकि हम कंपैरिजन करें चाइना का तो यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट जो है 295.4 बिलियन डॉलर्स है। तो मेजर रीजन पहले हमने समझना है तो वो यही है कि यूएस टैरिफ्स अप्लाई ही क्यों कर रहा है, क्योंकि यूएस का ट्रेड डेफिसिट बहुत सारी कंट्रीज के साथ बहुत ज्यादा बढ़ गया है और वो उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक फीचर है। तो दैट्स व्हाई यूएस चाहता है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और वहां के लोग वहीं पे बना के कंज्यूम करें और ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो इम्बैलेंस है वो कम हो सके। तो दैट्स व्हाई ये ऑल टैरिफ्स का रिक्वायरमेंट जो है शुरू हुआ है यूएस की तरफ से। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया और चाइना का अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पे बेसिकली 6 टाइम्स बड़ा डिफरेंस है चाइना और इंडिया में एज फार एज ट्रेड डेफिसिट इज कंसर्न। और यही इम्पैक्ट आपको उनकी रेसिप्रोकल टैरिफ्स अमाउंट में दिखेगा। चाइना पे जो टैरिफ्स लगाया गया है वो बेसिकली 34% है, बट इन केस ऑफ इंडिया इट इज 26%। तो यहाँ पे इसीलिए नंबर लेसर है। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब हमें समझना है कि टैरिफ्स किस सेक्टर्स के लिए अच्छी खबर नहीं लेके आए। तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। एक तो जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके मार्जिन को हिट मिलेगा, क्योंकि अगर आपको सेम प्राइस पे बेचना है अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिवनेस बनाए रखने के लिए, देन आपको कॉस्ट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और देर इज अनदर वे अराउंड कि आप अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को बढ़ा दीजिए। तो दीज आर द टू थिंग्स जहां पे बैलेंस बनेगा वही इम्पैक्ट आएगा। बट इमीडिएटली कभी भी कोई प्राइस नहीं बढ़ा पाता और अब्जॉर्प्शन इतना आसान नहीं होता। इसीलिए अब कहा जाता है कि टैरिफ जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पहले क्रिएट करेंगे। तो हम बात करें टेक्सटाइल और एपरल सेक्टर की, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हमें देखने को मिलेगा कि परेशानियां बढ़ेंगी एक्सपोर्टर्स की, क्योंकि उनकी लैंडिंग कॉस्ट जो है वहां पे टेक्सटाइल्स की वो बढ़ जाएगी। तो जिसकी वजह से उनका कॉम्पिटिटिवनेस यूएस मार्केट में कम हो जाएगा। बट एज आई सेड, अगर वो अपने कॉस्ट को पास ऑन करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं देन दे विल बी एबल टू मैनेज दिस सिचुएशन। बट अगेन दिस हैड टू टेक टाइम। सेकेंड सेक्टर जो मेरे अकॉर्डिंगली जो बड़ा हिट लेगा वो है फार्मास्यूटिकल्स। इंडिया जेनरिक मेडिसिन प्रोड्यूसर की एक फैक्ट्री कहा जाता है। तो हम बहुत ज़्यादा जेनरिक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो यूएस में एक्सपोर्ट की जाती है। तो हाई टैरिफ्स की वजह से अगेन कंज्यूमर्स को इन्हीं दवाइयों की कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी। तो दिस विल बी ए प्रॉब्लमेटिक फीचर फॉर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स और जो बेसिकली एक्सपोर्ट्स हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी, ये तो क्लीन हिट है, जहां में हमें पता है कि इंडिया लार्ज अमाउंट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी जो है एक्सपोर्ट करता है यूएस में। और ये एक सेक्टर जो है बहुत ही बुरे हालातों में जाने की पूरी संभावना है। देन देयर आर सम सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर एंड सी फूड। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं, हम सब कुछ एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जहाँ पे हम श्रिम्स और स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट करते हैं उन कंपनीज के ऊपर एक बुरा प्रभाव आने के पूरे चांसेस हैं। नाउ अब हम बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, जो साल से ज्यादा एक्सपोर्ट क्रिएट करता है। हम सर्विस को एक्सपोर्ट करते हैं, गुड्स को इंपोर्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन होना लाजमी है कि इंडिया का आईटी सेक्टर इस टैरिफ से बेसिकली हिट होगा या नहीं होगा। तो इसको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टैरिफ्स अप्लाई किस पे किए जाते हैं। तो बेसिकली जब टैरिफ्स अप्लाई किए जाते हैं तो उनके लिए ज्यादा जो एड्रेसेबल प्रोडक्ट होता है वो गुड्स होती हैं, सर्विसेज नहीं होती। तो इसलिए हमारा आईटी सेक्टर जो है वो इन टैरिफ से डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं खाएगा। नाउ दिस इज बिकॉज अगेन आई रिपीट, जो गुड्स टारगेट किए जाते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, बट आईटी सेक्टर में हम बेसिकली सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आने के चांसेस हैं, बट डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आएंगे। पर अब इस सारी सिचुएशन में कुछ ऐसी भी सिचुएशंस हो सकती हैं कि जहाँ पे हमें कुछ फायदा होने के चांसेस भी नजर आने शुरू हो जाएं। तो टैरिफ्स हर एक चीज के लिए बुरे साबित होंगे मेरा मानना नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन में हमने देखा चाइना में जो टैरिफ्स लगाए गए हैं वो 34% है और इंडिया में जो टैरिफ्स लगाए गए हैं वो 26% है। अब इसका मतलब है अगर ऐसे कोई प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है, चाइना भी एक्सपोर्ट करता है,
तो कंपैरेटिव एडवांटेज जो है इंडिया के पास है, क्योंकि चाइना के जो लैंडिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स होगी वो ज़्यादा होगी क्योंकि हायर टैरिफ्स है, तो दैट्स वाई। और सिमिलर कॉस्ट थाईलैंड में अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग है या वियतनाम में कोई मैन्युफैक्चरिंग है, ये दो हमारे 3 कॉम्पिटिटर नेशंस हैं। तो मेरा मानना है कि जब इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी की बात करें, यहाँ पे एक मिक्स्ड रिस्पॉन्स होने के पूरे चांसेस हैं। ये सेक्टर्स में कॉस्ट तो बढ़ेगी, लैंडिंग कॉस्ट बढ़ेगी, बट एट द एंड ऑफ द डे जिसकी मशीनरी जो है वो कंपैरेटिवली टैरिफ में लोअर सेगमेंट में आती है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो लैंडिंग कॉस्ट में कम हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और मैन्युफैक्चरिंग में पॉसिबिलिटी है कि हम चाइना से शिफ्ट हो गए या वियतनाम से शिफ्ट हो गए, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आनी शुरू हो जाए। सिमिलर कॉजेज विद मशीनरी एंड ऑटोमोबाइल, ये भी हमने देखा है कि बहुत सारी कंपनीज इंडिया में ऑलरेडी अपने प्लांट सेटअप कर रही हैं। उनका बेसिक रीजन यही है कि एक तो इंडियन इकोनॉमी काफी बड़ी हो रही है जहाँ पे कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, बट एट द सेम टाइम वहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है और वो उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे यही सिमिलर लॉजिक जो है कि चाइना और थाईलैंड का टैरिफ कॉस्ट ज़्यादा है और इंडिया का कम है, तो हमें एक फ़ायदा होने के पूरे चांसेस हैं। टॉयज़ एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हम ह्यूज स्केल एफडीआई अट्रैक्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू चाइनीज एंड थाई गुड्स, क्योंकि वहाँ पे टैरिफ जो है बढ़ने के चांसेस हैं। तो दीज आर द 3 हाईलाइटेड सेक्टर्स जो मेरे हिसाब से फ़ायदा भी हो सकता है। देन हमारे पास कुछ ऐसे सेक्टर भी हैं जिन पे मोस्टली कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आएगा एंड दे विल स्टिल परफॉर्म बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी रादर देन द एक्सटर्नल इम्पैक्ट्स। सो पहली की बात करें हम अपने बैंकिंग सेक्टर इंडिया का, उसके ऊपर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आएगा। कुछ करेंसी इम्पैक्ट आने के पूरे चांसेस हैं और वो आरबीआई मॉनिटर करेगा और उसको टेक केयर करेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे हमारे जो रेट्स हैं या होम लोन्स है, ऑटो लोन्स है, देर इज नो इम्पैक्ट जो एस्टिमेट किया जा सके। देन सेकेंड जो सेक्टर है वो है हमारा इंफ्रा। इंफ्रा में एक प्रॉब्लम जरूर हो सकती है कि हम एफडीआई का इन्फ्लो कम हो जाए, बट एट द एंड ऑफ द डे हम बहुत सारी जो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मशीन्स हो, सीमेंट्स हो और भी अदर रॉ मटेरियल्स हो, वो हम इंडिया में ही डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ता रहेगा, सरकार भी खर्चती रहेगी। ओनली डिफरेंस विल बी कि कहाँ एफडीआई आ रही थी, शायद वहां पे एक कट आ जाए, बट ओवरऑल ये सेक्टर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट से बच जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो मैं इसमें यही स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि आप जब भी किसी नंबर्स को एक्सेस करने की कोशिश करें, इट हैज टू बी कंपैरेटिव, इट्स नॉट हैज टू बी एब्सोल्यूट, एंड every coin has two sides. Sometimes you get benefits, sometimes you lose. That's all for the day. Thank you.